Assalamu alaikum everyone and welcome to the second season of Duck Stories, Telenor Pakistan's flagship platform where we talk about failures. Today I have with me Samar Khan, an adventure athlete hailing from Dir KPK. Samar is the first Pakistani to bike on Africa's highest peaks and snowboard on Europe's Mount Elbrus. She's conquered glaciers and now she is ready to take up the 7 summits. Let's hear about her incredible journey here on Duck Stories. Assalamu alaikum, Samar. How are you doing? Assalamu alaikum, Farah. I'm good. Thank you. Thank you for taking out time to appear on our podcast and for agreeing to share your inspiring story with our audience. So, Samar, let's start from the beginning. I think हमारी audience को अच्छा लगेगा आपके बारे में जानकर कि who is Samar really besides an athlete, and then you can tell us about your professional journey as well. So, tell me आपका बचपन कैसा था? Where were you born and raised? And then your school days, how did they look like? So I'm from Dir Khyber Pakhtunkhwa, from a typical Pashtun household, and I was a very tough and ambitious kid, and also the problem child of the family because I used to ask very difficult questions. और शुरू से ही मैं चीज़ें नोट करती थी like the differences between girls and boys. But thanks to my mountain genetics, क्योंकि हमारा lifestyle शुरू में ऐसे था और अभी भी जब भी हम गांव जाते हैं, so we usually go to the mountains. It's like an everyday thing to roam around. चलना फिरना ज़्यादा होता है, पहाड़ों पे जाना ज़्यादा होता है. और लेकिन इतना आइडिया नहीं था उस टाइम कि इसको प्रॉपर ऑफिशियली ट्रैकिंग या हाइकिंग बोलते हैं. फॉर अस इट वाज एन एवरीडे लाइफ. And I was very ambitious from the very start. और उस टाइम इंटरनेट नहीं था, there was no technology. हमारा बचपन सारा आउटडोर्स में गुजरा या जो हम देखते थे like real life experiences. लेकिन I wanted to be something, like I wanted to live big. So इसीलिए मैंने जब मैं एजुकेशन में भी परसू कर रही थी तो आई वाज चूजिंग मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है दैट इज अप्लाइड फिजिक्स. सो आई वांटेड टू बी अ साइंटिस्ट और अ रिसर्चर क्योंकि वी मूव टू द सिटी. तो विद टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे मतलब दे अंडरस्टूड कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट और चलो आप इंडोर जॉब कर सकती हैं इफ़ यू वांट टू बी अ लेक्चरर या ऐसा कुछ. बट देन गॉड हैड अदर प्लान्स और रास्ते में काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरी डायरेक्शन वो सारी स्पोर्ट्स की तरफ आ गई. How old were you when you moved from Dir to the capital? Very young. My higher education, school, college, university मैंने यहीं से की है. I have a degree in applied physics from Federal Urdu University, Islamabad. और during semester break ही actually बीच में ऐसा हुआ था कि it wasn't that smooth. बहुत I was very young when my father passed away. सो उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे आ गई और वो इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि आई एंडेड अप इन अ प्रॉपर ऑफिस. अर्निंग तो मैंने बहुत छोटी एज से शुरू कर दी थी. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज तो मैंने सेकेंड टाइम पे आई स्टार्टेड ऑफरिंग ट्यूशन्स और अकेडमी में पढ़ाना. सो आई वाज 17 ईयर्स ओल्ड जब मैंने जो मेरी फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट की थी. माई फर्स्ट सैलरी वॉज 1000 रुपीज़. और बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एक कॉल सेंटर में मैंने 2-3 साल काम किया. वहाँ पे मैंने सीखा भी बहुत. एंड देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द हार्श साइड ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रैक्टिकल लाइफ और जो उसके चैलेंजेस होते हैं. और उसमें बहुत कुछ सीखा. फिर देन फाइनली I founded a scholarship in the university and I was able to resume my education. And it was during that time when I came across a paragliding course और slowly and gradually जब मेरी लाइफ में स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ. और उस टाइम क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पर्सनल चैलेंजेस से गुजर रही थी, उसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस भी थे, सोशल चैलेंजेस भी थे, क्योंकि आई वॉज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टीन एज टू अर्ली 20s. और चीज़ों को समझना मेरे लिए उस टाइम बहुत मुश्किल था. कोई बड़ा नहीं था घर में समझाने वाला, कोई मेंटोर नहीं था. वी आर जो मैं और मेरी बहनें वी आर द एल्डेस्ट डॉटर्स ऑफ द फैमिली एंड देन वी हैव यंगर ब्रदर्स. सो वी बोथ एंड आवर मदर, 3 of us, वी हैड टू फेस एंड सी अ लॉट. सो जब मैंने स्पोर्ट्स को एक्सपीरियंस किया वो 1 आधे हफ्ते का कोर्स था. एंड उसके बाद some other activities. Which year was this? It was in around 2015. 2015 में मैंने properly sports start किया while I was in my university. और then I realized कि there is so much to life. There is so much to life and there's like
life offers a lot of blessings. There's freedom, there is confidence, there is happiness, there is joy. Besides all the struggles and responsibilities जो मेरी थी, मैं समझती थी मेरी पूरी लाइफ ऐसी ही गुजरेगी. लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में मैंने कहा नहीं है, तो मुझे एक हफ्ते में कितना अच्छा फील हुआ. आई वाज हैप्पी, आई वाज कॉन्फिडेंट, आई वाज फीलिंग स्ट्रांग, यू नो, दैट कुछ है मेरे कंट्रोल में, आई एम एबल टू डू समथिंग. हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस कोर्स? थोड़ा सा ये जर्नी थोड़ी सी बताइएगा हमें. 2015 में अभी मैंने खाली एक मजबूरन एक फेसबुक पे आईडी बनाई थी जो हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी क्लास की थी. मतलब हमारी क्लास का ग्रुप था अप्लाइड फिजिक्स का, और हम उसमें अक्सर ग्रुप्स में एजुकेशनल अपडेट्स शेयर करते थे. उसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था फेसबुक क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम क्या होता है, ट्विटर क्या होता है, लाइक व्हाट इज़ सोशल मीडिया. आई वाज वेरी अनअवेयर. और वो बिल्कुल मैं खाली वो एक कन्वर्सेशन वाली विंडो हमारी ओपन होती थी ग्रुप की, और उसी में हम फाइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं, लैब का क्लास चेंज हो गई है, ये अपडेट है, ये वो. सो वहाँ पे फीड में एक दफ़ा आया पैराग्लाइडिंग कोर्स. उसने मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट किया ना कि अच्छा दुनिया में ऐसा भी कुछ है. और फिर वो ऑन एंड ऑफ मैं उस पेज को फॉलो करती रही. एंड इट वाज मोर देन 6-7 months कि मैंने साइड पे पैसे जोड़ने शुरू किए अपनी वो जो ट्यूशन में ऑफर करती थी. और अम्मी को थोड़ा मनाना शुरू किया, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अकेले ट्रैवल नहीं किया था. उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल था कि मैं क्यों कर रही हूँ. वो कहती अच्छा हवा में जाओगी, गिर गई तो, मर गई तो, क्यों जाना है, अकेले जाओगी तो. लेकिन टुक मी few good months, 7-8 महीने लगे, और उसके बाद फाइनली आई वाज एबल टू ट्रैवल. So you traveled from Islamabad to Abbottabad for the training. And this training was organized by which institution? It is by Army School of Physical Training. वैसे तो इट्स एन आर्मी इंस्टीट्यूट, लेकिन वो ये 3-4 एक साल में 2-3 कोर्सेज सिविलियन के लिए ऑफर करते हैं. उसमें पैराग्लाइडिंग थी, उसमें फिजिकल ट्रेनिंग थी. सुबह 6 बजे उठ के हमें भगाते थे वो लोग, सर्दियों में ट्रेनिंग देते थे. सो द मेन कोर्स वाज अबाउट पैराग्लाइडिंग. और जब मैंने वो 2-3 फ्लाइट्स ली व्हेन आई वाज इन द एयर, तो it was life transforming moments for me. The freedom, the peace of mind, the joy that you feel while you're in the air, आसपास कुछ भी नहीं है. So you cannot explain that, but you feel it deeply. And that pushed me to discover this world more. You spoke about the strict regiment जो थी कि सुबह 6 बजे उठना और फील्ड में ट्रेन करना. Was that challenging for you, given कि आपने भी बताया कि आप बचपन से you come from a mountainous area, और पहाड़ों पे चढ़ना तो आपके लिए एक एक्टिविटी थी, sort of a hobby. ये जो regime थी, इसमें कुछ चैलेंजिंग लगा आपको? एक चीज़ नई थी मेरे लिए, क्योंकि I was living all the moments जिसको मैं फैंटेसाइज करती थी, या जिसको बताया जाता था कि ये तो अंग्रेज़ करते हैं या आदमी करते हैं, या ये हमारे लिए नहीं है. और मुझे वो एक्सेस नहीं मिल रही थी इस दुनिया में जाने की जो मैं टीवी पे देखती थी, कि अच्छा ये इतने सारे लोग कर रहे हैं, अंग्रेज़ कर रहे हैं, आदमी कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर रहे. मतलब अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगी. और उसका जवाब कभी मुझे मेरे पेरेंट्स से या रिश्तेदारों से नहीं मिला. बट व्हेन आई वाज लिविंग दोज मोमेंट्स, तो वो मेरे लिए बहुत नए थे. और एज इफ आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, या जो मेरी फैंटेसीज थी स्पोर्ट्स को लेके, वो पूरी हो रही थी. So I was happy and I was scared at the same time. So what happened? एक हफ्ते का आपने कोर्स किया, और उसके बाद? I made friends जो स्पोर्ट्स करते रहे थे. उनके लिए बड़ा नॉर्मल था स्पोर्ट्स करना. And there were athletes and there were trekkers. And then we got connected, और फिर हम on and off कभी हाइक पे वो मुझे ले जाते थे, कभी हम लोग 200-300 रुपये में साइकिल रेंट कर ली और चलाना शुरू कर दी इस्लामाबाद में. एंड देन मैंने आई डिस्कवर्ड जिम लाइफ. मैंने अपने आप को जिम में रजिस्टर करवाया, स्टार्टेड ट्रेनिंग माई सेल्फ. और वो चीज़ें मुझे स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रही थी. आई डिडंट रियलाइज हाउ. मुझे बहुत बाद में आइडिया हुआ कि ये तो पर्सनल लेवल पे आई एम इम्प्रूविंग इन अ लॉट ऑफ एरियाज़. लेकिन वो चीज़ दूसरों को समझाना मेरे लिए ईजी नहीं था, स्पेशली मेरी फैमिली से कम्युनिकेट करना ईजी नहीं था. देयर वर अ लॉट ऑफ वाइज, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट माय फैमिली वाज आस्किंग कि क्या मिलेगा इससे, ये हमारी दुनिया नहीं है ना, हम नहीं कर सकते, इट्स नॉट फॉर अस, एंड यू बिलोंग फ्रॉम अ पश्तून फैमिली, गाँव वाले क्या कहेंगे अगर किसी को पता चल गया. तो फैमिली प्रेशर भी बहुत था. और अच्छा तुमने करना क्या बनाओगी इससे, मतलब क्या करना है फ्यूचर में, शादी नहीं करनी क्या, ये तो हम नहीं कर सकते. और मैं करना बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई ही मेरा फ्यूचर क्या है. आई हैड नो आंसर्स. और शुरू में इंटायरली मेरी जर्नी, अक्सर लोग पूछते हैं
कि अच्छा आप ख़वातीन को इंस्पायर करी हैं, सब कुछ आपने बड़ी नई फील्ड चूज़ की है, इट्स अ न्यू इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, एडवेंचर स्पोर्ट और एक्शन स्पोर्ट्स। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, मेरे पास कोई ऐसे एजेंडा नहीं था कि मैंने ख़वातीन को एम्पावर करना है या किसी को इंस्पायर करना है, क्योंकि वो आई वॉज गोइंग थ्रू एन अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटायरली पर्सनल जर्नी थी, मेरे पर्सनल स्ट्रगल्स थे। आई वॉज फाइटिंग विद माई ओन सेल्फ। एक टेनिस मैच चल रहा होता था कि करूँ या ना करूँ, सही है नहीं है, फ्यूचर है नहीं है। आई हैड दिस मैसिव इंटेंस पैशन फॉर स्पोर्ट्स, लव ऑफ माउंटेन स्पोर्ट्स, और ये भी नहीं था पता कि इसमें फ्यूचर है या नहीं है। सो एक वो अपने ही साथ जंग चल रही थी, कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा। तो लोगों को इंस्पायर करना तो मैंने बहुत लेट रियलाइज किया कि देयर आर फीमेल्स who are connecting with me, there are women and girls who are approaching me, and they are somehow, getting that strength out of my journey. And then I realized कि अच्छा ये तो it's quite impactful. So आपने जब ये पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग कर ली, इसके बाद एंड आई बिलीव तब आप यूनिवर्सिटी में थे, आप कर रही थी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू, इसके बाद क्या माइंड शिफ्ट हुआ कि अब तो यही है, इसी में करना है जो भी करना है, या नहीं यू स्टिल हैड इन योर माइंड के एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फॉर्मल जॉब करनी है और साथ साथ पैशन कंटिन्यू करना So है? coincidentally मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी उस टाइम पे, एंड मैं जाना चाह रही थी अप्लाइड फिजिक्स में ही। मैंने काफ़ी टेस्ट दिए एटॉमिक एनर्जी आगे पीछे, जॉब्स के लिए भी अप्लाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे 15-20 हज़ार से ज़्यादा की जॉब नहीं मिल रही थी। कोई मामूली टीचिंग की जॉब मिल जाती थी, ऐसा कुछ। टेस्ट अभी तक मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था उसका, एंड आई couldn't सर्वाइव इन द सैलरी विच आई वॉज ऑफर्ड एट दैट टाइम। बहुत सारी इशूज़ और चल रहे थे, और स्लोली एंड ग्रेजुअली, हालांकि मैं बहुत नई थी उस फील्ड में, मुझे स्पोर्ट्स की तरफ से ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा था। I was approached by people, I was approached by brands. I started having paid talks, छोटी मोटी brand endorsements. So then I realized with time, after few expeditions, कि अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है. I'm unable to earn at the moment. मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन I could see कि मेरा जो जर्नी है वो ऊपर जाएगी. मतलब there will be a time in few years where I'll be able to earn much more than कि एक टिपिकल टीचर से मैं ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ. लेकिन अगर मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, उसके लिए एमफिल करना था, पीएचडी करनी थी, 4-5 साल और लगने थे. उसके लिए ना मेरे पास टाइम था और ना ही फाइनेंसेस थे. सो जो मुझे मिला आई ग्रैब्ड दैट, और उससे मेरे फाइनेंसेस भी किसी न किसी तरह मैनेज हो पा रहे थे. प्लस आई वाज लविंग व्हाट आई वाज डूइंग, और मुझे फील हुआ कि ये तो फिजिक्स से ज़्यादा, इफ़ आई लव समथिंग दैट इज स्पोर्ट्स. सो थोड़ा सा इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. 2015 से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की, आपका इंटरेस्ट और डेवलप हुआ और आपको पता चला कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं. लेकिन अब इस जर्नी में आगे स्टेज वाइज आप पैराग्लाइडिंग के बाद क्या किया, थोड़ा सा हमें वो बताएं. फिर कब एक्सपीडिशन स्टार्ट हुई, बिकॉज आई बिलीव ट्रेनिंग काफ़ी अरसे तक ट्रेनिंग करनी होती है बिफोर यू एक्चुअली टेक ऑन एन एक्सपीडिशन. थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएं. अच्छा, इन चीज़ों का मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि कोई लर्निंग सोर्स नहीं था उस टाइम मेरे पास. देयर वाज नो लोकल एग्जाम्पल टू लर्न फ्रॉम. ख़वातीन के लिए रोड पे साइकिल चलाना या पहाड़ों पे जाना उस टाइम बड़ा नया कॉन्सेप्ट था. एंड सो ये सारा कुछ लाइक आई लर्न एवरीथिंग द हार्ड वे. मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा. तो मैं और एक मेरी दोस्त थी उस टाइम, हम वैसे ही साइकिल्स पे हमने प्लान किया, हम जाते हैं घूमने, हम हुंसा जाएंगे. और वो क्योंकि रिसर्च वाला पार्ट मैं करती थी, बीइंग द फिजिसिस्ट, तो मैं बैठी, खैर मैंने उस पर रिसर्च की, मैप स्टडी किया. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा हम जा तो रहे हैं, तो हम बॉर्डर तक क्यों नहीं जाते, थोड़ा आगे तो वैसे भी बॉर्डर है पाकिस्तान चाइना का. तो कहती हाँ बॉर्डर तक जाते. फिर हमने उसको प्लान आउट किया. इट वॉज लाइक 8 to 10 days जर्नी. तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली कि एक तो हम मुँह उठा के चले गए थे बगैर ट्रेनिंग के. आपकी फैमिली को पता था? मेरी फैमिली को पता था. बहुत मुश्किल से 8-9 महीने बाद वही हमने बड़ी मेहनतें की. उसने अपने घर वालों की, मैंने अपने घर वालों की. हमने जहाँ जहाँ हमने रहना था हमने उसको प्लान आउट किया, लोगों के नंबर एक्सचेंज किए, लाइक वी हैड बैकअप कॉन्टैक्ट. काफ़ी चीज़ें हमने मैनेज की विद आर लिमिटेड नॉलेज. और फिर जब खैर हमने स्टार्ट किया,
सो उस 8 से 10 दिन की जर्नी में हमने काफ़ी कुछ सीखा. एक तो अपने ही एरिया, अपने पहाड़ों के बारे में सीखा. ट्रेनिंग के बारे में रियलाइज़ हुआ कि वी कैन नॉट गो एंड डू दीज थिंग्स विदाउट ट्रेनिंग, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स पड़ते थे और हम मेडिसिन्स पे सर्वाइव कर रहे थे. प्लस हमें कम्युनिटी डिस्कवर की कि अच्छा हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं, दे गो आउट ऑफ द वे टू सपोर्ट यू, टू वेलकम यू. और बुक्स में जो हमने माशित इल्म की पढ़ा होता है कि शुमाल मशरिक में ये है, जुनूब, वो आप रियल में फिर आप देखते हैं वंस यू ट्रैवल. सो उस 2 व्हील्स पे बहुत डिटेल में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, एक्सप्लोर की. और उसके बाद से फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो भी मैंने किया वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किया. कौन सी फर्स्ट माउंटेन थी, रेंजेस थी जहाँ पे आप गए? सो हमारे पास दुनिया की जितनी भी बड़ी रेंजेस हैं वो पाकिस्तान में हैं. वी हैव द हाईएस्ट पीक्स एंड ग्लेशियर्स एंड एवरीथिंग. और वो वहाँ पे जाके ही आपको रियलाइज़ होता है, लोग आपको बताते हैं अच्छा अभी आप इस टाइम यहाँ से गुजरें, इट इज़ दिस रेंज, अभी ये वाली आएगा. सो उसके बाद से मैंने 1 साल और लिया. आई डिड माई रिसर्च, आई वर्कड ऑन फाइनेंसेस और एक टीम के साथ मैं कनेक्ट हुई. एंड देन वी वेंट टू ग्लेशियर्स. और वो भी मेरा लाइक इट वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ एंटरिंग इनटू रियल माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स. सो 2 हफ्तों का एक्सपेडिशन था. एंड इट वाज लिविंग लाइक जैसे आप रेफ्रिजरेटर में रह रहे होते हैं, बर्फ पे सोना, बर्फ पे खाना, बर्फ पे चलना, सब कुछ आइस पे हो रहा है. हमें बताएंगे एग्जैक्टली लोकेशन क्या थी? So it is the world 3rd largest non-polar glacier system. हमारे पास 3 बड़े glacial system हैं. तीसरा बड़ा ब्याफो, कनकोडिया, बल्तोरो, ये मिला के बहुत बड़ा ग्लेशियल सिस्टम बनता है. इसके अलावा वी हैव हंड्रेड्स ऑफ ग्लेशियर्स इन द नॉर्थ. सो वहाँ पे मैंने साइकिल अटेम्प्ट किया था. जो टीम भी मैं लेके गई थी वो भी मुझ पे हंस रहे थे कि यहाँ पे तो हम बड़ी मुश्किल से ट्रैकिंग करते हैं, आप कहाँ साइकिल लेके जा रही हैं, कोई लेके नहीं जा रहा था. तो उनको समझाना भी बड़ा मुश्किल था. और ये लोकल टीम थी? लोकल, आप नॉर्थ में जाते हैं, अपने हुंसा जाना है, स्कर्दू जाना है, वहाँ की टीम हायर करते हैं जो वहाँ की ही माउंटेनियर्स या पोर्टर्स या क्लाइंबर्स होते हैं जिनको रस्तों का पता होता है. बिकॉज माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स आर रियली वास्ट. सो आपको पता नहीं होता लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, हाउ टू क्रॉस द ग्लेशियर. सो उनको लोकल रस्तों का पता होता है. So that's how it was done. And when I came out of the glaciers, तो मेरे पास पैसे भी सारे ख़त्म हो गए थे. मैं बड़ी injured थी. I was very exhausted. But जब न्यूज़ ब्रेक हुई फिर मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा I'm the first one who has biked on the 3rd largest non-polar glaciers and it is something very new and big. So न्यूज़ बहुत वायरल गई थी. और ये न्यूज़ ब्रेक कैसे हुई थी? Did you have a team जो आपको साथ साथ फिल्म कर रही थी and then they blogged about it? उस टाइम तो मेरे पास एक छोटा पुराना कीपैड वाला फ़ोन था. There was no camera, no कोई आला इक्विपमेंट नहीं था. मैंने संडे मार्केट से सेकेंड हैंड बैग्स और वो चीज़ें उठाई हुई थी. और मुझ पर बड़ा हैवी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि अच्छा ये तो जीन्स में गई है, इसने टी शर्ट पहनी है, इसके पास टेक्निकल जैकेट नहीं है, और इसने वीडियो कम बनाई है, मतलब देयर इज़ नॉट इनफ कंटेंट और प्रूफ. और मुझे ये नहीं था माइंड में कि मैंने किसी को कुछ प्रूफ देना है या किसी को, मैं आई वाज डूइंग इट फॉर माई सेल्फ कि लेट्स चेक इफ इट्स पॉसिबल. और ये 2018 की बात है? 2016 में मैंने पहले एक्सपेडिशन किया था. And then 17 में अगला, 18 में अगला, 19 में. So every year I was doing something consecutively. So इस expedition के बाद आपको कोई realization हुई कि ये काम बहुत मुश्किल है, नहीं करना चाहिए, इतना criticism भी आ रहा है, family भी खुश नहीं है, cultural barriers भी हैं? 3 चीज़ों को मैं एक साथ fight कर रही थी. एक तो family restrictions और रेजिस्टेंस जो उनकी तरफ से आ रही थी, उनको समझाना बड़ा मुश्किल था. हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कहीं अगर जाना है टीवी इंटरव्यू के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए, या आई एम डिलीवरिंग मोटिवेशनल टॉक्स एंड आई एम फाइटिंग इट इन माय होम एंड क्राइंग माय वे टू द कॉन्फ्रेंस. सो ये भी हो चुके हैं. एंड देन सेकेंडली मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर की, क्योंकि उससे पहले आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन. मैं अपने घर तक ही महदूद थी, कोई सोशलाइजेशन नहीं है, कोई बाहर की दुनिया का पता नहीं है. और अचानक 100 बंदा उठ के आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बुली कर रहा है, हरास कर रहा है, दे आर मेकिंग फन ऑफ यू, और आपको समझ में नहीं आ रही कि व्हाट्स द प्रॉब्लम ऑफ दीज पीपल. आई डोंट नो देम, उनका मेरी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. और जगह जगह मेरी पिक्चर्स को शेयर करके मुझे टैग करके उल्टी सीधी बातें कर रहे थे. सो उस टाइम एक तो आई लाइक मैंने अपने आप को बड़ा शट कर दिया. आई गॉट वेरी डिप्रेस्ड एंड triggered by that. और मुझे उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि why are these people hate me so much.
और वो हालांकि बड़े सीनियर लोग थे, मेरी सब बहुत बड़े बड़े उम्र के, मैं उनकी बेटी की जगह होंगी. सो आई रियलाइज अच्छा दीज आर वेरी ओल्ड माउंटेन गुरुज या स्पोर्ट्स हु seemed to own this industry. फिर मुझे वो मेल डोमिनेटेड चीज़ों का पता चला कि अच्छा इसको कहते हैं कि ये तो सब इन्हीं की दुनिया है, मैं नहीं आई हूँ इसमें. फॉर द सेम रीज़न 2017 में मैंने एक और छोटा एक्सपीडिशन किया, स्कर्दू में ही किया, और उस पर दोबारा मुझे सेम रिस्पॉन्स मिला. अलॉट ऑफ हेट, अलॉट ऑफ मॉकरी, अलॉट ऑफ पॉलिटिक्स. पूरी कैंपेन्स चल रही होती थी. एक मशहूर ग्रुप है माउंटेनियरिंग को, उसका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उधर पूरी 3 महीने कैंपेन्स चल रही हैं. और वो दूसरी दफ़ा जब मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत ट्रिगर किया उस चीज़ ने. एंड आई वॉज एक्यूज्ड ऑफ कि ये लोकल टीम्स को ब्राइब करती है, शी इज़ मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, और या ये किसी बड़ी अमीर फौजी की बेटी है कि बस जल्दी फेमस हो रही है, बड़े काम कर रही है. मैंने कहा ठीक है, मैं अभी ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ मैं किसी को नहीं जानती. आई सेट माई सेल्फ अनदर बिग चैलेंज एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्पॉन्सर. कोइंसिडेंटली जब आपकी नीयत साफ होती है, अल्लाह भी रस्ते बना देते. आई वॉज कनेक्टेड टू अ वेरी ह्यूज स्पॉन्सर. मुझे अपनी लाइफ का पहला ऑफिशियल बड़ा स्पॉन्सर मिला, एंड आई एंडेड अप इन ईस्ट अफ्रीका. Right, and this was 2017, 2018? 2017 का एंड था. उस साल मैंने 2 एक्सपीडिशंस किए थे. पहले 2 पाकिस्तानी के बाद मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स इंटरनेशनल. सो 2017 के एंड में बिल्कुल दिसंबर में मैं गई, एंड आई क्लाइम्ड द रूफ ऑफ अफ्रीका एंड आई अटेम्प्टेड स्नोबोर्डिंग, माउंटेन बाइकिंग ऑन इट. सो मेरा इरादा ये था, क्योंकि इट वाज अ डोरमेंट वोल्केनो, कि मैं उसके क्रेटर जो है टॉप पे वहाँ साइकिल अटेम्प्ट करूँ एंड आई कम डाउन हिल. और वो मैंने किया. वहाँ पे लोकल टीम थी, उनके साथ में जा रही थी अपनी साइकिल ले के ऊपर. और वो फिर जब मैंने अनाउंस किया अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, और वो जो न्यूज़ जब सर्कुलेट हुई, सो बहुत सारे लोग चुप हो गए. और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ टू मेक कॉन्टीन्यूअस इम्प्रूवमेंट एंड कीप लेवलिंग अप. मुझे ऊपर जाना है, एंड आई हैव टू बी रियली कॉम्पिटेंट, और मुझे अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं. आई नीड टू लर्न, आई नीड टू इम्प्रूव. मुझे आई वॉज एंड आई स्टिल एम अ वेरी बिग सेल्फ क्रिटिक. मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, क्रिटिकल निगाह से देखती हूँ कि मुझे चीज़ें सीखनी हैं. और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैं किलिमंजारो से वापस आई, और पीपल स्टार्टेड एक्नॉलेजिंग मी एज एन एथलीट समहाउ, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो चलो, मैंने एक कॉन्टिनेंट पे गई, मैंने उसकी हाईएस्ट पीक पे समिट किया और माउंटेन बाइक किया, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स गोल्स. उसके बाद फिर मैंने रियलाइज़ किया अच्छा तो बाकी कॉन्टिनेंट्स भी हैं, उसकी भी हाईएस्ट पीक्स, एंड देन दैट्स हाउ आई लर्नड अबाउट 7 summits. So the 7 peaks of the 7 highest continents. Yeah. So, समर मुझे बताएं कि हमारा कंजर्वेटिव कल्चर है जनरली स्पीकिंग, बट पर्टिकुलरली केपीके का तो बहुत ज़्यादा ही कंजर्वेटिव कल्चर है. आप जब एक्सपीडिशंस भी कर रही थी, आई एम श्योर समहाउ फैमिली आपकी हो गई थी कन्विंस कि ठीक है, this is what you have chosen for yourself, but the outside world was still throwing challenges at you, and they were still not convinced that this is your own success and you own it. इस टाइम पे मतलब अपनी mental health को check रखना और fight करना, it's not easy, right? आपने किस तरीके से overcome किया? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी अवेयरनेस थी नहीं कि दिमागी सेहत भी कोई चीज़ होती है, या लाइक इज़ इट अ थिंग. मुझे गुस्सा आता था, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती थी, ट्रिगर होते थे मेरे इमोशंस, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है. और मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि जैसे मैं बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, आई शुडंट. लेकिन ये चीज़ें मैंने बहुत मुश्किल से सीखी हैं, और उसमें मुझे बहुत टाइम लगा ये चीज़ें सीखते हुए. कोई था आपके पास टू हेयर यू आउट, टू टेल यू कि ऐसे नहीं करें, इसका रिस्पॉन्स ऐसे होना चाहिए? बहुत नई नई चीज़ें हो रही थी ना, कि जिन लोगों के साथ मैं पार्टनर, अब 2-3 चैलेंजेस होते हैं जब आप आगे बढ़ रहे हो. और मुझे ये था कि मुझे कोलैबोरेट करना है, हैव टू वर्क विद लाइक माइंडेड पीपल, और दैट्स हाउ आई लर्न एंड आई ग्रो. सो इनिशियली मैंने जिन लोगों के साथ कोलैबोरेट करना चाहा, दे स्टैब्ड मी इन अ वेरी ब्रूटल वे. कोई चाहता था कि मुझे क्रश करके आगे जाए, दे स्नैच एवरीथिंग एंड दे स्टेप ऑन योर शोल्डर्स, एंड दे उनको वही सब कुछ मिले जो मुझे मिल रहा था. हालांकि उसके लिए वो देख नहीं रहे थे कि ये कितनी ख्वार हो रही है और कितनी स्ट्रगल कर रही है.
एंड यू नो किसी को मेरे कॉन्टेक्ट्स चाहिए थे, कोई मेरे साथ सिर्फ नज़र आना चाह रहा था टू गेट बेनिफिट्स, डिफरेंट बेनिफिट्स. सो आई लर्न द हार्ड वे कि अच्छा मतलब मेरे लिए आई एम मे बी पार्टनरशिप्स आर नॉट फॉर मी, आई शुड गो सोलो. Let's face everything alone, let's learn everything alone, और let's see it. मतलब मैं अब खुद करूँगी सब कुछ. बहुत सी सारी चीज़ें मैं करना चाहती थी, मैं सीखना चाहती थी. मैंने बहुत सारी सीनियर्स को अप्रोच किया और मुझे सिखाने की बजाय वो मुझ पे हंसते थे. दे वुड मॉक एट मी, दे वुड यू नो शट द डोर्स कि हमारे पास टाइम नहीं है. और फिर जब मैं खुद कुछ करती थी तो वो उनको गुस्सा आता था कि, एंड बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे थे, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स, इंक्लूडिंग जनरल पीपल, या जो मेरे पुराने दोस्त थे जिनके साथ मैं कुछ करना चाहती थी कोलैबोरेशन में, हु वेंट अगेंस्ट मी. कि मैं जिस भी कॉन्फ्रेंस पे जाती थी, मुझे कोई टीवी प्रोजेक्शन मिल रही है, मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है, मुझे किसी टेड टॉक पे बुलाया जा रहा है, तो वो उन प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करते थे कि आप समर को ना बुलाएं, शी इज़ फेक, शी इज़ नॉट अ रियल पर्सन, उसने ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं की, यू नो शी इज़ नथिंग, आप क्यों इनको इतना प्रमोशन. सो वो हर जगह जाके मेरे रास्ते रोकने की कोशिश करते थे और मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था. मैंने कहा इफ इट्स मेंट टू बी इट विल बी. मेरे लिए जो लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने वो मुझे मिलेगा, एंड नो ह्यूमन कैन स्टॉप इट. एंड इट्स माई एक बहुत सारी बिलीव्स में से ये मेरा इस बात पे बहुत बड़ा ईमान है, यकीन है कि अगर आप अपनी नीयत साफ रखते हैं, सो मौत और रिस्क ये मुझे देना अल्लाह ताला ने, उसमें ना मुझे कोई बंदा हेल्प कर सकता है अल्लाह की मर्जी के बगैर और ना ही रोक सकता है. सो आई जस्ट अभी वो घोड़े की तरह ना वो लगा के मैं सिर्फ अपना देख रही हूँ रास्ता. मुझे ना मैं किसी को इतना ज़्यादा मैसिवली फॉलो कर सकती हूँ, ना मुझे किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट है कि कौन क्या कर रहा है. आई एम इंटायरली फोकस्ड एंड ऑक्यूपाइड इन माई लाइफ. जितना मुझसे होता है, हेल्प आउट पीपल, आई गाइड देम, मेंटोर देम. लेकिन ज़्यादातर फोकस मेरा अपनी ही चीज़ और ग्रोथ पे होता है कि हाउ टू बी अ बेटर पर्सन, हाउ टू बी अ बेटर एथलीट, एंड हाउ टू कंट्रीब्यूट इन अ बेटर वे. We've spoken about your journey since 2015 से लेकर हम आप 2018 2019 तक हमने बात की है. इस पूरे अरसे में बहुत सारे challenges आए होंगे. What do you consider as your biggest failure so far? फेलियर्स तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऑब्स्टिकल्स मैं बता सकती हूँ कि और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग एक चीज़ थी जो मेरे हाथ में नहीं थी. मैं आई कुडंट सॉल्व इट फॉर लाइक गुड 2-3 years. मैं जब किलिमंजारो के बाद मैं दूसरे माउंटेन्स की तरफ आना शुरू किया मैंने, और उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग ये हुई थी मेरी लाइफ में कि आई वाज सिलेक्टेड बाय अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम बाय ESPNW. और उससे पहले जितने मेरे डाउट्स थे, कन्फ्यूजन्स थी, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं थे पता. वो एक प्लेटफॉर्म था कि जहाँ पे जाके प्रोफेशनली मैंने बहुत ग्रो किया, मैंने बहुत कुछ सीखा. और उसके बाद से जब मैं आई तो आई वाज गिवन, क्योंकि मुझे मेरी ट्रेनिंग एक स्नोबोर्डिंग कंपनी के साथ हुई थी, एंड जब मैं आ रही थी तो उन्होंने मुझे बर्टन स्नोबोर्ड से मुझे एक पूरी किट दी कि समर इंट्रोड्यूस दिस स्पोर्ट इन पाकिस्तान. और मुझे कुछ नहीं आता था उसके बारे में, तो उन्होंने कहा यू आर एडवेंचर एथलीट, यू विल फिगर दिस आउट, यू नो हम तुम पे छोड़ते हैं, यू आई नो यू कैन डू दिस. सो मैंने 2-3 साल यूट्यूब पे सीखी, वीडियोस देख देख के सीखा. कोच नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है लोकल एक्शन स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में. सो माउंटेन बाइक था, माउंटेनियरिंग थी, स्नोबोर्डिंग, वट एवर आई वॉज डूइंग रिलेटेड टू माउंटेन स्पोर्ट्स, वो मैंने खुद सीखा सब कुछ. और स्नोबोर्डिंग तो मैंने सीख ली, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे बहुत बुरी इंजरी आई थी लोअर बैक पे, और इतना वो सिवियर था कि आई एंडेड अप ऑन व्हील चेयर. व्हील चेयर से अब मेरी डिस्क कंप्रेस हो गई है, आई हैव हर्निएटेड लेग, पेन रेडिएट हो रहा है, मैं चीख रही हूँ, रात को सो नहीं पा रही है, कुडंट गो टू द बाथरूम, और बहुत सीवियर कंडीशन, और मेरे घर वाले डरे हुए हैं. तो उस चीज़ को रिवर्स करना, और हर एक्सपेडिशन में फिर बार बार रिकरिंग 2-3 दफ़ा वो रिफ्रेश भी हुई. उसको फिक्स करते हुए मुझे 2-3 साल लगे, और वो बहुत एक डिप्रेसिंग फेज था. मेरी बॉडी वो सब कुछ नहीं कर पा रही थी जो मैं करना चाह रही थी. मैं कभी कभी खुद पे बहुत ज़्यादा हार्श भी होती थी. लेकिन फिर मुझे सिखाया मेरे डॉक्टर ने, फिजियो ने, कि गिव इट अ टाइम. जितनी भी बोन रिलेटेड इंजरीज होती हैं, इट टेक्स लॉन्ग टाइम. वो बहुत चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए. क्या कैफियत होती थी कि मतलब बस ख़त्म हो गया, सब ख़त्म है, अब मैं कभी भी ये नहीं कर पाऊंगी? मैं अपने इर्द गिर्द के एथलीट्स को देखती थी कि वो ग्रो कर रहे हैं, वो अपनी अपनी जर्नीज में आगे बढ़ रहे हैं, दे आर सिक्योरिंग गुड प्रोजेक्ट्स.
वो माउंटेन्स पे है, मैं उनको देखती थी वो सब कुछ करते हुए जो मैं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी, एंड आई वाज स्टक ऑन बेड, आई वाज स्टक ऑन अ व्हील चेयर. मैं जिम नहीं जा पा रही थी, आई कुडंट ट्रेन माई सेल्फ. और लाइफ रुक जाती है हर एरिया में, क्योंकि अभी मैं बैंकर नहीं हूँ, मैं कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब गोइंग पर्सन नहीं हूँ कि मैं वीकेंड पे जॉब करूँ, वीकेंड पे स्पोर्ट्स करूँ और मेरी जॉब कुछ और हो. सो मेरा सब कुछ स्पोर्ट्स था. माई जॉब वॉज स्पोर्ट्स, माई पैशन वॉज स्पोर्ट्स, माई सैनिटी वॉज स्पोर्ट्स, एवरीथिंग. और वो सब रुक गया 2-3 साल के लिए. And I was pushing hard and I was trying to secure projects and to train and to heal. But very slow journey. And then what pulled you out of it? Everything takes time. So 2-3 सालों के बाद slowly and gradually मैंने खुद बहुत रिसर्च की. मैंने उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मैसिवली अपनी न्यूट्रिशन पे काम किया, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया, रिकवरी और हीलिंग पे काम किया. खुद बहुत छोटे आपकी बॉडी के मसल्स होते हैं, बड़े मसल्स तो आप आराम से ट्रेन कर लेते हैं, पुशअप्स कर लिए, स्क्वाट्स कर लिए, अलॉट ऑफ. लेकिन उन छोटे छोटे माइनर मसल्स को कैसे ट्रेन करने, उनकी एक्सरसाइजेस क्या होगी. मैंने बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट्स की वीडियोस देखी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी ऐसे पेजेस थे बैक स्ट्रेंथनिंग रिलेटेड, हीलिंग रिलेटेड, वो सबको मैं फॉलो करती थी. एंड देन आई रिवर्स्ड माई इंजरी, आई स्ट्रेंथन माई लोअर बैक. और फिर मैंने बहुत ज़्यादा अपना ट्रेनिंग प्लान रिफाइन किया. और हर एथलीट का डिफरेंट स्पोर्ट्स के वैसे भी ट्रेनिंग प्लान चेंज होता है. और मेरी ट्रेनिंग में अभी सबसे मेजर फैक्टर अभी भी कोर और बैक स्ट्रेंथनिंग होता है, क्योंकि इसी पे आपकी पूरी बॉडी रिलाई करती है. इस एपिसोड के बाद वंस यू हैड रिकवर्ड, आपका मेजर कमबैक क्या था? कोई नेक्स्ट एक्सपीडिशन थी, द बिग एक्सपीडिशन? उसमें मेरी बैक इंजरी थी, उसमें फिर कोविड आ गया, पूरी दुनिया बंद हो गई. और जब दुनिया बंद होती है, जो सबसे पहली चीज़ बंद होता है, दैट इज़ टूरिज्म. यू कैन नॉट ट्रैवल. सो वो 2017 में मैंने किलिमंजारो किया था, और जो अगला एक्सपीडिशन मैंने इंटरनेशनल किया, उसके और उन दोनों के बीच में 6 साल का फ़र्क है. सो यू कैन इमेजिन कि वो 6 साल में किस मेंटल स्टेट में रही होंगी कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी. दो आई वॉज प्रैक्टिसिंग इन पाकिस्तानी माउंटेन्स, कराक्रम माउंटेन्स पे मैंने अपनी स्नोबोर्डिंग स्किल्स इंप्रूव की, मैंने अपना बैक इंजरी रिकवर की, मैंने माउंटेन बाइकिंग, मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए, मैंने अपनी सारी स्किल्स जो मुझे सीखनी थी वो मैंने बहुत कुछ सीखा. आई गॉट टू दैट प्लेस जहाँ मैं पहुँचना चाह रही थी इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. लेकिन फाइनली 2024 पिछले साल आई वॉज एबल टू गो टू रशिया, एंड आई क्लाइम्ड, समिटेड एंड made a successful snowboarding descent on Mount Elbrus, which is the highest peak of Europe. 6 years. 6 years. Looking back, ऐसा नहीं लगता कि it was a blessing in disguise, क्योंकि आपको ये सारी skills अपनी polish करनी थी, master करनी थी. अब आपको ऐसा लगता है कि when you reflect कि नहीं, वो time ठीक था जो मुझे मिला? मैंने अपना स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया, समर कैंप. आई स्टार्टेड ट्रेनिंग गर्ल्स. मैंने अपनी कम्युनिटी बना ली. And this was during those 6 years? During this 6 years. अच्छा, ठीक है. थोड़ा समर कैंप के बारे में बताएं. When did you start exactly? दो वे प्रोसेस था. एक तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी, दूसरा मुझे सिमिलर पार्टनरशिप्स बिल्ड करने थे जिनके साथ मैं काम कर सकूं, बिकॉज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग्स, एडवेंचर टूरिज्म entirely relies on brand partnerships, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स. सो वो दोनों चीज़ें इस फेज में इम्प्रूव हुई. आई ऑफर ट्रेनिंग्स स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स एंड वुमेन इन माउंटेन बाइकिंग, snowboarding and backpacking, mountain sports. We teach them how to build careers around adventure sports, how to survive in outdoors, how to become better leaders, how to take control of their health, their safety and their lives. So it complements them in 2 areas, education and health. और वही लड़कियां सिर्फ अच्छी एथलीट नहीं बन पाती, और हम हर किसी को प्रोफेशनल एथलीट बनाते भी नहीं है. वी जस्ट वांट टू डेवलप दिस कल्चर इन पाकिस्तान, जो हम ग्लोबली देखते हैं. देयर इज़ ह्यूज इंडस्ट्री अराउंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, बट पाकिस्तान में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं विच इज़ अनटैप्ड. सो इमेजिन करें अब कितने ज़्यादा लोकल बिजनेसेस जनरेट कर सकते हैं अराउंड एडवेंचर स्पोर्ट्स. यू कैन बिल्ड करियर्स अराउंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, you can sustain, you can have employment opportunities.
अब ये चीज़ें आम बंदा नहीं समझता, वो दुकानदार है, रेड़े वाला है, स्टूडेंट है, ऑफिस गोइंग बंदा है, अब उसको कुछ पता नहीं है इन चीज़ों का, लेकिन उसने क्रिटिसाइज ज़रूर करना है. सो बी एन अवेयर हेटर, बी एन एजुकेटेड हेटर. कोई अच्छा क्रिटिसिज्म दो हमें, यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड. आप रिसर्च करें, आप पढ़ें कि हम क्या, मैं सिर्फ साइकिल चलाती हूँ, जो सिखा रहे हैं उसकी अपनी लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है. आई एम एबल टू अर्न, आई एम एबल टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, आई एम एबल टू ब्रिंग ऑनर टू पाकिस्तान. और ऐसी ऐसी जगहों पे पाकिस्तान का नाम मैं लेके जाती हूँ जहाँ पे उनको पता भी नहीं होता कि ऐसी कोई कंट्री एग्जिस्ट करती है, या वो मैसिवली हमें एसोसिएट करते हैं अफगानिस्तान के साथ. सो बहुत सारे अंग्रेज़ों को यही लगता है कि हमें बुरके पहना के कहीं दबा के रखा हुआ है और हम कहीं कैद में हैं. तो जब हम उन्हें बताते हैं कि नहीं, वी आर एबल टू डू दिस, हमारे पास ये इंडस्ट्री है, हम इन चीज़ों में, और मैं पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करती हूँ या स्पीक ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स. सो व्हेन आई स्पीक ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू क्लियर आवर ग्लोबल इमेज. वो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी में जहाँ पे बहुत सारे मुल्क हैं, वहाँ पे मेरे पास मौका होता है कि मैं पाकिस्तान को भी लेके जाऊँ जहाँ पे हम नहीं हैं, और ये आम बंदे को समझाना बहुत मुश्किल है. In all this time, did you have any support from the government? जिस तरह cricket board है, do you have any formal institution जो adventurous sports को promote करे, support करे, आप जैसे athletes को platform दे to grow and level up? स्पोर्ट्स एसोसिएशंस, फेडरेशंस में हैं. वो कन्वेंशनल स्पोर्ट्स जो आपके इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, टेनिस वगैरह, उनको तो स्पोर्ट्स समझते हैं. लेकिन जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस क्लाइंबिंग, जो आपका, वो उनको स्पोर्ट्स नहीं समझते हैं, वो उनको प्रोफेशंस नहीं समझते. दे डोंट एक्नॉलेज. वो समझते हैं बस ये वैसे ही घूमना फिरना है, रिक्रिएशन है. सो इसी वजह से हमारा एक्शन स्पोर्ट्स, हालांकि हमारे पास आइडियल प्लेग्राउंड है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा. जो आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है समर कैंप, इसका विजन क्या है for the young girls and even boys in this country who want to pursue the same career? सो समर कैंप का ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर गर्ल्स एंड वुमेन थ्रू एक्शन स्पोर्ट्स. It's economical empowerment, it's physical empowerment, it's mental and psychological empowerment. क्योंकि अभी लोगों को लगता है, और जब मैं किसी को, अपना तो मैं स्पोर्ट्स छोड़ दे, उस पर तो आए क्रिटिसिज्म, ठीक है, लेकिन जब मैं किसी को एजुकेट कर रही हूँ, आई एम ट्रेनिंग देम कि हाउ टू स्ट्रेंथन योर बॉडी, हाउ टू बी सेफ इन आउटडोर्स, हाउ टू लीड योर ओन एक्सपेडिशंस, हाउ टू मैनेज योर ओन ट्रैवल, हाउ टू लीड ग्रुप्स एंड हाउ टू बिल्ड करियर आउट ऑफ इट. कि आप इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप अपना स्पोर्ट्स ब्रांड खोल सकते हैं, आप एथलीट्स को मैनेज कर सकते हैं, आप कोच बन सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं इसके बारे में. यू कैन बी अ स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, स्पोर्ट्स डॉक्टर, हमारे पास नहीं है. सो आपके करियर, प्रोफेशन करियर्स हैं ये सारे. सो उस पर भी लोग कहते हैं कि ये स्पोर्ट्स फहाशी फैला रहा है, मतलब समर स्पोर्ट्स के ज़रिए फहाशी फैला रही है, लड़कियां ख़राब कर रही है, एंड दे सी इट एज अ थ्रेट, या ऐसी वो चीज़ जो यूजलेस है. स्पोर्ट्स करके लड़कियों को क्या फ़ायदा? हर स्पोर्ट्स करने वाली लड़की को आम जो रिवायती ख़वातीन की तरह उनमें बीमारियां नहीं होती, ना उनमें फिजिकल वो डिजीज़ होती हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द, सर दर्द, ना वो साइकोलॉजिकल उनकी फ्रस्ट्रेशंस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन. सो वो आम रिवायती लोगों से बहुत ज़्यादा आला लाइफस्टाइल गुजार सकती हैं, एंड दे बिकम वेरी वेरी गुड लीडर्स. तो स्पोर्ट्स उनको इतना ज़्यादा मेंटल रिजिलियंट बना देता है, मेंटली इतना मजबूत उन्हें कर देता है कि आम जिंदगी की भी जो छोटी मोटी चैलेंजेस होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती, मतलब दे कैन ईजिली मैनेज इट, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग मिल चुकी होती है स्पोर्ट्स से. और यही चीज़ें, फॉर द सेम रीज़न आई राइट अ लॉट सोशल मीडिया पे. आप मेरे इंस्टाग्राम देख लें, फेसबुक देख लें, सो मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत लिखती हूँ ताकि लोग पढ़ें और उनको पता चले कि क्यों है, इससे क्या फ़ायदा है, और स्पेशली ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है. समर, मुझे ये बताएं कि इन द गिवन सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, जिस तरह आपने बात किया कि कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं है, बट लेट्स से नेक्स्ट 5 to 10 years आप क्या देखती हैं? हाउ इज़ पाकिस्तान ग्रोइंग इन दिस इंडस्ट्री? सो एडवेंचर स्पोर्ट्स में अभी बेसिक एक्नॉलेजमेंट
और कंसिडरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मंथली सपोर्ट एंड स्कॉलरशिप्स भी इतनी नहीं है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं. अभी चैलेंजेस हर प्रोफेशन में होते हैं. एवरी प्रोफेशन इज़ चैलेंजिंग इन सम वे. सेम इज स्पोर्ट्स. लेकिन स्पोर्ट्स में जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं वो किसी भी और प्रोफेशन में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं लड़कियों को बताती हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, जितना भी यूथ है हमारा, कि येस वी हैव चैलेंजेस. फिर फीमेल्स को तो वी फेस हमारा वो हरासमेंट का फैक्टर आ जाता है, बुलीज का आ जाता है, थ्रेट का आ जाता है. और कोई चीज़ अगर हमारी आवाम को समझ में ना आए तो सबसे ईजीएस्ट टैग ये है कि ये वेस्टर्न एजेंडा है. जैसे हमें बहुत ज़्यादा करोड़ों आ रहे हैं, हमने हेलीकॉप्टर्स और मैंशंस क्रिएट कर दिए हैं अपनी ही लड़कियों को ख़राब करने के लिए, इंस्टेड ऑफ रिसर्चिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. लेकिन इसमें अगर आप फ्यूचर देखें ना, आप हमेशा ऊपर जाएंगे. इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. एक तो नई चीज़ है, बहुत सारे लोग हैं भी नहीं इसमें, कंपटीशन नहीं है इतना. दूसरा, आप बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में. सो मेरे स्पोर्ट्स करने से या मेरी जर्नी को देख के अगर एक भी लड़की हिम्मत करके आगे आती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है. एंड इन दैट कंट्री, स्पेशली व्हेन वी हैव मोर देन 60% ऑफ यूथ और ऑलमोस्ट 50-50 हमारी ख़वातीन हैं, सो हम वो पूरी आधी टीम को घर बिठा के या उनको कैद करके वी कैन नॉट विन. वी नीड ऑल ऑफ देम ऑन बोर्ड. और उसके लिए स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू एजुकेट एंड एम्पावर देम. As a female in this rarely pursued career, आपको लगता है कि आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है, one to represent women in general, and obviously because you're a role model for many. How do you feel about that कि एक spotlight आप पे आ जाती है? पर्सनली बहुत सारा कुछ देखना सुनना पड़ता है, क्योंकि मे बी बिकॉज आई कैरी अ टैटू ऑन माई नेक या आई ड्रेस इन अ सर्टन वे. आई डू एक्शन स्पोर्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है. अभी कोई गोरा या गोरी करते हैं, दे आर मैसिवली सेलिब्रेटेड. लेकिन जब हम किसी एक्सपेडिशन में सोलो होते हैं, 10 मर्दों या 15 मर्दों के बीच में मैं एक हूँ, सो मुझे बहुत बुरे नामों से बुलाया या याद किया जाता है, या मेरी बहुत ज़्यादा कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं कि ये तो ऐसे करती होगी इसलिए अकेले घूमती फिरती है, मैं ये मैरिड नहीं है इसीलिए इसको आज़ादी चाहिए. अब वो आज़ादी वो एक तरीके से खाली देखते हैं उसको. सो मुझे ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है, क्योंकि आई एम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द फेस ऑफ पाकिस्तानी वुमेन. आई एम द फेस ऑफ पश्तून वुमेन. और मुझे ब्लेसिंग भी फील होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो उस काबिल बनाया है और मुझे उस रास्ते पे लेके गए हैं जहाँ पे आई हैव डन अ लॉट ऑफ द फर्स्ट इन पाकिस्तान. फर्स्ट टू बाइक ऑन ग्लेशियर्स, फर्स्ट टू स्नोबोर्ड ऑन ओपन पीक्स, फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस बैक कंट्री स्पोर्ट्स, फर्स्ट टू बी द फेस ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान. सो आई टेक इमेंस ऑनर एंड मैं बहुत कॉन्शियसली खुद को ऐसे लेके चलती हूँ कि मुझे एक प्रोग्रेसिव पश्तून वुमेन को रिप्रेजेंट करना है, नॉट द सप्रेस्ड वन, नॉट द विक्टिम वन. मैं विलन बन जाऊँ खैर है, बट आई विल नेवर पोर्ट्रे माई सेल्फ एज अ विक्टिम. आई एम द वन लाइक एनी पाकिस्तानी वुमेन विच हैज़ अ लॉट ऑफ रेजिलियंस एंड करेज. मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे रास्ते में मत आएं. इफ़ यू डोंट सपोर्ट मी, डोंट स्टॉप मी. समर, हमें ये बताएं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? आपका फ्यूचर क्या है? अगला एक्सपीडिशन क्या है? What should we look forward to? So I have climbed 3 of the 7 summits. Please tell us about the 7 summits. So it's like the highest peaks of the 7 continents. Every continent has the highest peak. उसमें से मैं 3 कर चुकी हूँ, 4 और करनी है to complete the extreme adventure goal. Which of those have you done? Can you name the 3? So I have done the highest of Africa, I have done the highest of Europe, I have done the highest of South America. So अभी जो remaining है, highest of Australia या Oceania, highest of Antarctica, highest of North America, highest of Asia. So Everest मैंने end पे रखा है कि कुछ भी हो सकता है, पहले मैं बाकी कर लूँ. The dangerous one is in the end. And also I would like to grow my own team of women जिनके साथ हम जॉइंट एक्सपेडिशंस कर सकें आउट ऑफ द कंट्री, सो दैट वी रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑफिशियली इन एक्शन स्पोर्ट्स एज
women of Pakistan. How are you training for this upcoming summit, and when are you going for this expedition? So अभी तो I'm going towards a 7,000 peak, and I want to attempt snowboarding on it. And where is that going to take place? So it is in स्कर्दू में है, और अभी आजकल मैं उसकी प्रिपरेशन, ट्रेनिंग, गियर वगैरह उसकी तैयारी कर रही हूँ. और नॉर्मली किसी भी एक्सपेडिशन के लिए आप ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं 2-3 कैटेगरीज में, कि आप अपना गियर और इक्विपमेंट तैयार करते हैं, उस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बिकॉज यू वांट टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हार्श चैलेंजिंग इन्वायरमेंट. फिर आप अपनी फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है, फिजिकल एंड मेंटल बोथ, सो दैट आपकी बॉडी वो परफॉर्मेंस दे जो आप करना चाहते हैं वहाँ पे, और आपकी अपनी कोई वीकनेस ना हो. एंड देन द थर्ड थिंग इज़ द एक्सपेडिशन मैनेजमेंट. जो आपकी लोकल टीम आप हायर करते हैं वो बहुत अच्छी और रिलायबल होनी चाहिए वहाँ पे, और जो कमिटमेंट्स आपके साथ की जा रही हैं वो वहाँ पे पूरी हों. सो फिर हमारे पास एक ही चीज़ अनसर्टेनिटी रह जाती है. इट्स इज़ ऑलवेज लाइक 80% ऑफ प्लानिंग एंड 20% एग्जीक्यूशन. एक चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं होती या उसमें कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ वेदर. फिर हम खाली दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह धूप क्लियर वेदर हो, तूफान ना हो. एंड लकीली अभी तक शुक्र है मेरे सारे एक्सपेडिशन सक्सेसफुल रहे हैं, एंड आई गॉट वेरी गुड वेदर विंडो. सो इस साल जनवरी में मैंने अपना 3rd 7 समिट किया था, विच वॉज द हाइस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. अकनकागुआ इसका नाम है. और इसके बाद आई एम गोइंग टूवर्ड्स द 4th 7 समिट, जो विच इज़ द हाइस्ट ऑफ ओशनिया. ये पीक है इंडोनेशिया में, कार्सनस पायरामिड इसको बोलते हैं. हाइट इतनी नहीं है, बट इट्स अ वेरी टेक्निकल रॉक क्लाइंबिंग. सो आई एम वर्किंग ऑन दैट दीज डेज. वहाँ पे माउंटेन बाइकिंग के लिए जा रहे हैं या? क्योंकि उसका समिट भी बहुत चैलेंजिंग है. आप एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में जो उसका आखिरी पार्ट है, एक बारीक सी रस्सी लगी होती है और आपने उसको क्रॉस करके जाना होता है. सो इट्स, और उससे पहले जो आप क्लाइंब करते हैं, यू डू रॉक क्लाइंबिंग बिल्कुल स्ट्रेट वॉल पे. सो उसका खाली समिट होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द रिमेनिंग पीक्स आई एम प्लानिंग टू snowboard wherever I find good snow. Samar, last question, although this conversation has been really interesting, but I would like you to leave our audience with some, thoughts and something to look forward to. What is the legacy that you would want to leave behind when you have really excelled in your career? What would that be? So जैसे ओलंपिक्स है कन्वेंशनल स्पोर्ट का पीक, वैसे एक्शन स्पोर्ट्स का भी पीक प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं. बी दैट एक्स गेम्स, नेचुरल सिलेक्शन आ गया, फिर बहुत सारे रेड बुल इवेंट्स होते हैं, सब कुछ. सो द लेगेसी दैट आई वांट टू मेक, आई वांट टू सी अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी यूथ ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं. आई वांट टू सी अ लॉट ऑफ स्नोबोर्डर्स, स्कीयर्स, क्लाइंबर्स, रॉक क्लाइंबर्स, बेस जंपिंग, विंग सूट पायलट्स, सब कुछ, कि जहाँ पे हम सिर्फ यूरोपियंस को देखते हैं. आई वांट पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेशन इन दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर आवर प्रोग्रेसिव इमेज, टू ब्रिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड्स टू पाकिस्तान, एंड टू बी प्रेजेंट इन दैट स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जहाँ पे हम नहीं हैं. Because if we see the neighboring countries, every other country is there, not us. Samar, thank you so much for taking out time. It was truly inspiring to hear your journey and to know that there's so much that you still want to explore. And the fact that you want to put Pakistan on the global map in terms of the adventure sports is really encouraging to hear. Thank you so much. My pleasure. Thank you.